बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एनर्जी के हवाले से। तो इसके हवाले से जो आपके सिलेबस में पॉइंट्स मेंशन है वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। ये एनर्जी का पूरा टॉपिक है जिसमें फ्रिक्शन, वर्क है, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन आएगा, थ्योरी ऑफ एनर्जी आएगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाएगी। ये सारे टॉपिक हमारे अभी के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं वर्क के ऊपर कि वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। वैसे तो लैंग्वेज हम कहते हैं कोई भी बंदा बैठा काम कर रहा हो लैपटॉप पे, या कोई जैसे किताब लिख रहा हो या पढ़ रहा हो, ये तो हम उसको कहते हैं ये बंदा काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स जो है ना, इसकी जुबान में काम वो कहते हैं तभी होगा जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में सिमत में कुछ फासला भी तय करे। जैसे मेज है, तो मेज के ऊपर आप ताकत लगाते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, तो मेज आगे की तरफ मूव करता है, कुछ फासला तय करता है जब आप उसको धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये काम हुआ है। या मेज को खींचते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स की सिमत में ही वो चीज मूव करती है, तो ये वर्क कहलाती है। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन बनाते हैं कि वर्क इज डन, वर्क होता है कब, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक ताकत फोर्स जो है किसी बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, अमल करती है, एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसको फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करवा देती है, उसको हम नाम देते हैं ये वर्क हुआ है। यहीं से इसका फार्मूला बन जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को डब्ल्यू से शो करते हैं, फोर्स को एफ से, और डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ जाएगा। वर्क डिपेंड्स अपॉन, अब कितने फैक्टर है, दो इसके अंदर, इन्हीं, एक नंबर फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, दो हो गए। और तीसरा एंगल ऑफ एक्टिंग फोर्स, अब कि वो जो फोर्स लग रही है उस बॉडी के ऊपर, उसका एंगल क्या है। ठीक है। अब एंगल के हवाले से तो आपके सिलेबस में नहीं थे पॉइंट ना, इसका फार्मूला नेक्स्ट एक और आता है जिसमें एंगल के साथ आता है उसका ना फार्मूला, तो वो तो सिलेबस में नहीं था। आपके सिंपल डेफिनेशन बस इसमें सिर्फ अपना इतना याद रख लें। अगर पूछा जाए कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, तो एक ये एफ फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है, और तीसरा एंगल जो ऑफ एक्टिंग फोर्स। वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। और वर्क जो है इसका यूनिट जो है वो जूल ही है, एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है। तो वर्क चूंकि एक एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए ये इसका यूनिट भी जूल ही है। दूसरा पॉइंट है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन की बात पीछे भी थोड़ी सी हुई थी कि फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम कहते हैं ये वो फोर्स है जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को मुखालफत करती है, उनको रोकने की कोशिश करती है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप कोई मेज है उसको घसीट रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके पाँव के नीचे और जमीन के दरमियान एक फोर्स है, फ्रिक्शन है, जो उसको मूव करने से रोक रही है। अगर आप थोड़ी फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो हिलना शुरू होता है। ये तो होगी जनरल डेफिनेशन फ्रिक्स की, कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन को जो चीज रोक रही है उल्टी साइड पे एक्ट करके, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ये दो तरह की है, एक है रोलिंग फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम ये कहते हैं जो रोल, गोल गोल घूम के रोल करके फ्रिक्शन हो, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे टायरों की मूवमेंट होती है, कि टायर जब मूव करते हैं तो वो स्लाइड नहीं करते, बल्कि वो गोल गोल घूम के चलते हैं। तो घूमने का ये होता है कि क्योंकि उसमें फिर जमीन जिसके ऊपर, चीज के ऊपर वो चीज, जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर वो चीज घूम रही है,
उस चीज के दरमियान और सतह के दरमियान बहुत थोड़ा होता है कनेक्शन, बाकी सारा है वो जो गोल चीज है वो हवा में ही होती है। तो थोड़े कनेक्शन की वजह से फिर जो फ्रिक्शन है वो भी बहुत थोड़ी हो जाती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हम कहते हैं कि फ्रिक्शन फेस्ड बाय द मूविंग टायर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यू टू लेस एरिया ऑफ कंटेक्ट। ये दूसरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जिसकी मिसाल ऐसे कि पूरा डब्बा हो चीजों का भरा हुआ, तो उसको आप धक्का दें तो अब वो उसने सर उस फर्श की जो भी सरफेस है उसके ऊपर उसने घसीट के जाना है, स्लाइड करके जाना है। तो इस फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फेस्ड बाय अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, जो जब आप धक्का लगाते हैं तो वो उसको फ्रिक्शन जो फोर्स है वो फेस करनी पड़ती है, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है रोलिंग से, जैसे वो पीछे ऊपर लिख दिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्मॉलर है स्लाइडिंग से, क्योंकि लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है। कि रोलिंग में हमने अभी बात की कि उसके गोल होने की वजह से बहुत थोड़ा एरिया नीचे सरफेस के साथ जुड़ा होता है, लेकिन स्लाइडिंग में वो चूंकि चपटा है, मैक्सिमम उसका एरिया उस सरफेस के ऊपर जुड़ा हुआ है, सतह के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसको वो मूव नहीं करने देते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो दो इसकी टाइप्स हो गई, ये आपका ऊपर आपको भी दिखाया गया, ये वर्क भी मौजूद था, इसकी डेफिनेशन फार्मूला यूनिट याद रखना है। फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस भी ऊपर आपके सिलेबस में मौजूद है, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसको कम करने के कितने तरीके हैं ये आपने याद रखना है। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के क्या तरीके हैं कि मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, कि जिस सरफेस के ऊपर स्लाइडिंग होनी है उसको स्मूथ बना दें ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा उमूमन जब आप ढलवान किसी जगह पे चढ़ना हो ना, तो उस ढलवान वाली चीज को वो फर्श, एक जैसे स्मूथ चमकदार फर्श होता है वो नहीं बनाते, बल्कि रफ सा बनाते हैं, या उसके ऊपर ऐसे ना अप एंड डाउन बना देते हैं, ऊपर नीचे जगह बना देते हैं, ताकि जब कोई पाँव रखे तो वो उसके ऊपर उसका पाँव बैठ जाए। अगर ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो फ्रिक्शन होनी नहीं है और उस बंदे ने स्लिप हो जाना है। दूसरा ये है कि मूविंग फास्ट, making fast moving objects a streamlined shape, fish shape for less air resistance, कि जो तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कार है, एरोप्लेन है, तो इनकी वो शेप्स हैं वो हम आगे से आपको पता कैसे होती हैं, थोड़ी सी ऐसे फिश शेप, मछली के मुंह की तरह की उनकी शक्ल होती है, ताकि सामने से जब वो हवा पड़े तो वो शीशे के ऊपर टकरा के स्लाइड हो जाए, उसको रोकने की कोशिश ना करे। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, कि वो सरफेस जो आपस में रगड़ खाती खाती है, जैसे आपको पता है गाड़ियों में इंजन होता है और इंजन के अंदर हम इंजन ऑयल ऐड करते हैं, तो ये जो ऑयल आप ऐड करें उसका मकसद ये है कि इंजन के पीस अंदर जो पॉइंट्स हैं उसके जो पीसेज है जब वो रोटेट करें मूव करें तो एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं, बल्कि आसानी से मूव कर सके। और चौथा पॉइंट है यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स, कि बाल बेरिंग्स यूज कर लेते हैं, वो सरफेस जो आपस में रगड़ खा रही होती हैं उनके दरमियान में बाल बेरिंग यूज कर लेते हैं, या रोलर बेरिंग यूज कर लेते हैं, तो भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। जैसे ये मोटरसाइकिल के टायरों में आपने देखा होगा, तो उसमें वो बाल बेरिंग उन्होंने ऐड किए होते हैं, तो उसका मकसद भी यही है ताकि जब वो टायर घूमे तो फ्रिक्शन उसको अंदर मोटरसाइकिल के अंदर से जिसके थ्रू वो मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है वहां पे कम से कम फ्रिक्शन हो। उसका नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो कोई भी काम आपने करना है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक हो, उसके लिए आपको ताकत चाहिए, सलाहियत चाहिए, तो वो जो सलाहियत है वो जो ताकत है वो हम उसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद आता है टाइप्स। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल फॉर्म, इसकी टाइप्स काफी सारी है।
मैकेनिकल फॉर्म है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। ये अभी उसी को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं वो या तो उसकी मोशन की वजह से है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या उसकी पोजीशन की वजह से जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इट हैज टू टाइप्स एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसकी दो टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही जो एक मोशन की वजह से, पोजीशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग विंड, हवा चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। अ कंप्रेस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को आप जब कंप्रेस कर देते हैं तो वो खड़ा हुआ है वैसे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है जो आपके दबाने से, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से वो एनर्जी जो है उसको मिल रही होती है, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला है 1/2 mv²। ये इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, ये आपने जरूर करनी है। एनर्जी वाली भी होगी, मैकेनिकल एनर्जी की टर्म भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। पोजीशन से क्या मुराद है? जैसे आप एक बॉल उठाते हैं, उठा के जमीन से 5 फुट के ऊपर आप उठा के फिर छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैंने तो सिर्फ छोड़ा है, मैंने तो उसको धक्का नहीं दिया उस बॉल को, या बॉल को कोई उसके ऊपर हिट नहीं किया जिससे मैं कहूँ कि एनर्जी उसको मिली और उसने आगे चलना शुरू किया। आपने सिर्फ उस उठा के तो बस छोड़ दिया। तो आपके जब वो छोड़ा है आपने, तो आपने उसको धक्का तो नहीं दिया, उसको फोर्स तो लगा ही नहीं है कि वो आगे जाए, आपने सिर्फ छोड़ दिया। तो अब वो जैसे ही आप छोड़ते हैं वो नीचे तेजी से आना शुरू कर देती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक हो गई, ये जो नीचे जा रहा है तो उसके पास वो हाइट से जब वो छोड़ा आपने तो वो तेजी से मूव करना शुरू कर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बंदा कहता है कि ये काइनेटिक एनर्जी उसको कहाँ से मिली है? हम कहते हैं कि एनर्जी जो होती है ना, वो अभी आगे आ जाएगा, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहते हैं। वो ये कहता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो बदल सकती है, लेकिन उसकी जो हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी पोजीशन की वजह से, जब आपने एक ऊंची सी उस बॉल को छोड़ा है तो वो खुद ब खुद ही उसकी वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी हाइट की वजह से, कहाँ से हाइट? जमीन से हाइट की वजह से उसकी जो पास एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी, उसको उसने आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फार्मूला हमारे पास है P = mgh आ गया, ये उसका फार्मूला है। हीट एनर्जी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडीज। हीट एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट बॉडीज जो हैं, गर्म बॉडीज जो हैं वो देते हैं, उनको हम हीट एनर्जी का नाम देते हैं। जैसे सन है, फ्रिक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, जो दो बॉडीज मूव कर उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन होती है तो गर्म हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल की गर्मी से हीट निकल रही होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कहते हैं कि जो बिजली की वजह से होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी सप्लाइड थ्रू वायर्स। और उसके बाद है, जैसे उसने ये बात की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरीज, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एक्सेट्रा। साउंड एनर्जी क्या है? जो आवाज की वजह से होगी। ठीक हो गया। फॉर्म एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। ठीक हो गया। जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ स्टार हैं। ठीक हो गया जी, साउंड एनर्जी हमारे पास आ गई। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी क्या है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, ऐसे आगे पीछे मूव करती, हिलती है, तो उसकी आवाज पैदा होती है, इसको हम साउंड एनर्जी का नाम देते हैं। जैसे वाइब्रेटिंग स्टिंग ऑफ स्टार है, वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ ड्रम है। ड्रम की जो खाल होती है चमड़े की, उसके ऊपर आप जब मारते हैं तो उसकी आवाज पैदा होती है। इस तरह लाइट एनर्जी है। लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सनलाइट है, या लाइट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बल्ब वगैरह हमने घरों में लगाया, उससे भी हम लाइट ले रहे होते हैं।
केमिकल एनर्जी इज अ प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल एंड अदर थिंग्स। कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो खाने में पाई जाती है जो हम खाते हैं, या फ्यूल वगैरह में पाई जाती है जो वो गाड़ियों को हम देते हैं। ठीक है, ये इसी तरह की दूसरी चीज़ों में ये एनर्जी पाई जाती है और फिर हम उसको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये खाना हम खाते हैं तो खाने के अंदर एनर्जी तो है ना, जो केमिकल एनर्जी की शक्ल में हमारी बॉडी में चलेगी, और जब हमारी बॉडी काम करेगी तो वही एनर्जी हमें मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल में बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस से निकला ना, न्यूक्लियर एनर्जी के जो ये वो ये एनर्जी है। जब हम कोई न्यूक्लियस, कोई एटम को तोड़ते हैं, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। निकलती किस शक्ल में? इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की शक्ल में, जिसको अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन कहते हैं, और हीट की शक्ल में, एंड लाइट, लाइट की शक्ल। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे न्यूक्लियर फिशन, एटॉमिक बम, एटम बम आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। और इस तरह जो हाइड्रोजन बम आपने नाम शायद सुना हो, ये सन के अंदर हाइड्रोजन बम ही चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन बम जो है वो उसको न्यूक्लियर फिशन का नाम दे, फ्यूजन का नाम दे। एटॉमिक बम जो है वो न्यूक्लियर फिशन है, और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक होगा, ये तो होगी मोटी मोटी इसकी टाइप्स होगी। उसके बाद आगे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है? कि एनर्जी कंजर्व रहती, कांस्टेंट रहती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाती है लेकिन कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे भी यही लिखा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसको बदला जा सकता है, उसको हम नाम देते हैं, ये लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्व होता है ना कांस्टेंट होना, कंजर्वेशन एनर्जी की नहीं फिक्स है, कांस्टेंट है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी चेंज हो जाती है वो कैसे होती है? जैसे रबिंग ऑफ हैंड्स, वार्म ऑफ हैंड्स। आप हाथों को रगड़े आपस में, ऐसे जोर जोर से रगड़े, तो थोड़ी देर बाद आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मसल की एनर्जी थी जो आप अप्लाई करके इस हाथों को रगड़ रहे थे, वो मस्कुलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी के अंदर। ठीक हो गई। और दूसरा है लिफ्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ टॉय कार। लिफ्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ टॉय कार। टॉय का जो कार है, खिलौना है, उसको आप लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, और या वो आगे की तरफ चलता है, तो कहता है ये कि लिफ्टेड ऑन अ स्लोप, एक स्लोप के ऊपर आप उसको चढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। जो अभी मैंने मिसाल दी, टेढ़ी जगह के ऊपर अगर आप रखेंगे तो शुरू में हो सकता है वो जो है कोई टेढ़ी जगह ना, स्लोप की शक्ल में टेढ़ा तख्ता रख लें, उसके टॉप पे आप ले जाएं, तो नीचे से आप धक्का लेके जा रहे हैं तो आपकी हाथों से एनर्जी उसको मिल रही है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जा रही है। जब आप उसको टॉप पे जाके छोड़ देते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल जो है वो बर्न होता है। तो फ्यूल बर्न होने का क्या मतलब है? कि उस फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई है हीट के अंदर या लाइट के अंदर। स्विचिंग ऑन अ बल्ब, एक बल्ब को आप जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब की जो की नीचे, ठीक है, लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसकी पीछे से करंट आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाती है उसकी लाइट एनर्जी में, और हमें वो कमरा रोशन कर देता है।
फूड, फूड हम कहते हैं कि व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो हमारे अंदर होती है वो हमारी यूज इन रनिंग, स्पीकिंग, बोलने में, दौड़ने में वो यूज होती है, जो खाने के जरिए हम एनर्जी अपने अंदर ले जाते हैं, और वो केमिकल एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होती है हमारे मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक हो। उसमें है जी, ऑल ऑफ एनर्जी वी टेक कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, कि जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो या तो डायरेक्ट सन से ले रहे होते हैं या इनडायरेक्ट कहीं से हम ले रहे होते हैं, लेकिन वो पीछे से जोड़ते जाए तो वो सन से ही जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल, गैस वगैरह जो है, ये कहते हैं हमारे पास एनर्जी का सोर्स हैं, इनको बर्न करें तो हमें एनर्जी मिल जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियस का जो रिएक्शन वगैरह करवाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है। रिन्यूएबल सोर्सेस, के वो सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल है, दोबारा रीयूज किए जा सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सनलाइट जो आती है उसको वो ये कैप्चर करते हैं और आगे काम। वाटर पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, रन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। वाटर पावर यानी पानी जो है उसको हाइट से गिराते हैं, नीचे टरबाइन के ऊपर टरबाइन घूमती हैं और उससे हमें करंट मिलना शुरू हो जाता है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हवाओं के चलने की वजह से जो एनर्जी होगी विंड एनर्जी होगी। तो